नमस्कार साथियों, यूपी पीसीएस 1 में आपका स्वागत है। होने वाली आरओआर एग्जाम हेतु हमारे द्वारा चलाए जा रहे 10 टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का यह चौथा टेस्ट है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला सवाल है, सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट चल रहा था। इंडिया एक्सपो मार्ट, इसी के तहत 11 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की। इसका थीम था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, ये किसके द्वारा आयोजित की गई? तो सेमी म्यूचेन। सेमी क्या है? जो सेमीकंडक्टर उद्योग के उद्योगपति होते हैं, जो पेशेवर होते हैं, उनका एक संघ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? कैलिफोर्निया में सेमी का हेडक्वार्टर है। और सेमी म्यूचेन और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। तो आइए इसके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, इसे शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय के तहत आयोजित किया गया था। तो ये सही हो जाता है। तो इसका बस खाली केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? ठीक है, तो भारत 2028 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। ऐसा करने वाला भारत तीसरा राष्ट्र बन जाएगा। इसके पहले अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशन है। पहला स्पेस स्टेशन है किसका? अमेरिका, यूएसएसआर मतलब रशिया, और यूरोपियन यूनियन, इन तीनों का जॉइंट वेंचर है। पहला जो गया था, फिर दूसरा चाइना अकेले का है। तीसरा हमारा 2028 में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित कर दिया है? तो जॉर्डन को। जॉर्डन में पिछले 2 दशकों में कोई भी कुष्ठ रोग का मरीज सामने नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा मामला दर्ज हुआ है। इसलिए डब्ल्यूएचओ ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कथन है कि हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण सिक्किम में संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का 20वां संस्करण था, ये राजस्थान के महाजन फील्ड में आयोजन हुआ इसका। अब ये क्या है? ये जो मतलब भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये 2004 से चलता आ रहा है। 2004 से हर साल इसका आयोजन होता है, और एक बार यूएसए में होगा, एक बार इंडिया में। तो ऐसे बारी बारी हर देशों में इसका आयोजन किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, उपयुक्त सैन्य अभ्यास अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। यह अभ्यास अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में संचालन पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार किस ग्रह के लिए इसरो के अंतर्ग्रही मिशन वीओएम ठीक है को मंजूरी दी है? तो वीओएम का फुल फॉर्म हो जाता है वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, वीनस ऑर्बिटर मिशन। तो वीनस कौन से ग्रह को कहेंगे? शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह के लिए जो हमारा इसरो है वो मिशन लॉन्च करना 18 सितंबर 2024 को इस मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले शुक्र ग्रह पर मिशन लॉन्च करने वाले देश कौन से हैं? तो यूएसएसआर, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जापान। भारत कौन से नंबर का देश बन जाएगा? 5वें नंबर का। अगला क्वेश्चन है, खेल उत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे जो देश में मेजर ध्यानचंद जी जो हुए, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर 27 से 30 अगस्त के बीच खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, इसका आयोजन किसने कराया? यूएम खेल मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया था। इसके पहले संस्करण में 4 खेल का आयोजन हुआ। कौन से 4 खेल? क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। ऐसे 4 खेलों का आयोजन पहले संस्करण में किया गया। तो आइए इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इसका पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसका आयोजन किया। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है? तो बेम्बिका ने फिलीपींस को प्रभावित किया है। फिलीपींस आर्कीपिलागो यहाँ पर है, और इसके नीचे इंडोनेशियन आर्कीपिलागो है। तो फिलीपींस आर्कीपिलागो को बेम्बिका तूफान ने प्रभावित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत
बहु दवा प्रतिरोधी टीबी के उपचार के रूप में बी पाल्म पद्धति शुरू करने को मंजूरी दी गई है। तो यह स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। बी पाल्म क्या है? बी पाल्म दवाओं का संयोजन है। दवा कौन सी? तो बोडाकिलाइन, प्रीटोमेनिड, लाइनजोलिड, मॉक्सिफ्लोक्सासिन। ठीक है, तो इन 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, इसी का शॉर्ट फॉर्म बना के बी पाल्म कर दिया गया। ठीक है, ये दवा क्या करेगी? ये दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है कम समय में टीबी का उपचार करेगी। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है बी पाल्म उपचार पद्धति में 4 दवा, हाँ जैसे मैंने आपको बताया इन 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ठीक है, बी पाल्म क्या है? तो 2020 में एक RNTCP मिशन चालू किया गया था, उसी का नाम बदलकर बी पाल्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना ने क्या किया है? जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनको यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया है और यातायात प्रबंधन में ही उनको भर्ती किया जाएगा। ऐसा करने वाला तेलंगाना देश का प्रथम राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 100 शिक्षकों का चयन किया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 5 सितंबर 2024 को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने देश के अनेक राज्यों से जो शिक्षक आए उनको सम्मान प्रदान किया। सम्मान के तहत एक प्रमाण पत्र 50,000 रुपीज और रजत पदक प्रदान किया गया। ऐसा इसमें मतलब ऐसे पदक को मतलब ये सम्मान पुरस्कार प्रदान करने के लिए टोटल 50 शिक्षकों का चयन हुआ था। ठीक है, इसमें यूपी के 2 शिक्षक और एमपी के 2 शिक्षक चयनित किए गए थे। तो आइए अब इसके स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 100 शिक्षकों का चयन किया है। तो 100 नहीं 50 शिक्षकों का चयन किया है। अगला स्टेटमेंट है, इससे उत्तर प्रदेश के कुल 4 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। तो नहीं, उत्तर प्रदेश के केवल 2 शिक्षकों को, एक प्रतापगढ़ से होंगे, एक मिर्जापुर से, 2 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार आइलैंड की अंडमान निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है उसका पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर था। अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। हमारी आज़ादी की लड़ाई की कई घटनाएं अंडमान निकोबार आइलैंड से जुड़ी हुई है। तो पोर्ट ब्लेयर जो एक यूरोपियन नेम है उसको बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला भी हाल का देश अल्जीरिया बन गया है। इसी के साथ साथ ब्रिक्स में मिस्र, जो मतलब वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे मिस्र हो जाता है, मिस्र है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ईरान है और ये पूरा सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है। तो ये सभी जो है ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। ब्रिक्स किसने चालू किया था? तो 5 कंट्रीज, ब्राजील, ब्रिक्स लिख लो ऐसे BRICS, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इन 5 देशों ने मिलकर ब्रिक्स शुरू किया था। अब धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसमें अलग अलग देशों को जोड़ रहे हैं। तो जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ADB और वर्ल्ड बैंक की जो महत्ता है उसको कम करके एशिया में अपने बैंक की महत्ता को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो अल्जीरिया इसमें शामिल होने वाला अभी हाल फिलहाल का देश है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, अभ्यास वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, इसका आयोजन 2 से 4 सितंबर को भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। कहां पर? भूमध्य सागर। स्टेटमेंट है, हाल ही में इसका 22वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। तो ये गलत हो जाता है, यह भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पोलारिस डॉन मिशन को पूरा किया है? पोलारिस डॉन मिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा थी जो पोलारिस डॉन मिशन है। कौन सी? वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा। इसका नेतृत्व किसने किया? जेरेड इसाकमैन ने। ठीक है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा मतलब आप पैसे देकर, जो बिजनेसमैन है जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पैसे देकर अंतरिक्ष की यात्रा पे गए। 5 दिन की अंतरिक्ष यात्रा की, 12 सितंबर को वो लोग निकले थे। ठीक है, तो इस मिशन को किसने पूरा किया? तो स्पेस एक्स ने। ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय के इस नए ध्वज पर अंकित है। ये सवाल पिछले 2 टेस्ट में और रिपीट हो चुका है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस नए ध्वज पर अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान अंकित है। जो मूर्ति थी उसके आंख पर से पट्टी हटा दी गई है। ध्वज का रंग नीला है। ध्वज पर लिखा हुआ है यतो ततो जया, मतलब जहाँ धर्म है वहीं पर विजय है। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं जो उसमें शामिल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल है, हाल ही में किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की? तो रामनाथ कोविंद के अंतर्गत एक समिति बनी थी, उसने एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश की है और इसके तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभा को चुनाव एक साथ कराया जाएगा। फिर अगले 100 दिन के अंदर अंदर जो लोकल बॉडीज है उनका भी चुनाव एक साथ करा लिया जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा। आप राज्यसभा से कंफ्यूज मत हो जाना, राज्यसभा के 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं और एक ना भंग होने वाली संस्था है। ठीक है, तो बस खाली लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और उसके 100 दिन के भीतर ही जो लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शंस भी करा लिए जाएंगे। ठीक है, इसके जो पक्ष में कुछ तर्क हैं, विपक्ष में कुछ तर्क है, आपको मुख्य परीक्षा हेतु तैयार कर लेने चाहिए। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली महिला फाइटर कौन बन गई हैं? तो मोहना सिंह। मोहना सिंह फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। जो हमारा एलसीए तेजस है, एलसीए तेजस जो हमारा फाइटर जेट है उसके स्क्वाड्रन का नेतृत्व करेंगी ये एलसीए तेजस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेड इन इंडिया है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभ्यास तरंग शक्ति जो हुआ था उसमें भी मोहना सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो मोहना सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए। हाल ही में भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान के लिए रवाना हुई? तो जो हमारी नौसेना है उसके 2 अधिकारी कौन? एक रूपा, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलन। ये दोनों लोग INSV तारिणी लेकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए रवाना होंगे। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGS 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। तो हाँ, इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। अगला सवाल है, अगला स्टेटमेंट है, नीति आयोग और फिक्की क्रमशः इसके कार्यान्वयन और उद्योग के भागीदारी थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि भारतीय सौर ऊर्जा निगम तथा फिक्की, कौन? भारतीय सौर ऊर्जा निगम और फिक्की इसके आयोजन के लिए इसके कार्यान्वयन और उद्योग के लिए भागीदारी थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जगदीप धनखड़ ने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र में जगदीप धनखड़ जी ने, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने संविधान मंदिर का उद्घाटन किया। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, बिल्कुल उपस्थित था, वहां पे धार्मिक तत्व उपस्थित था, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। जी, वहां पे धर्म का वर्चस्व नहीं था, लोग पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन वो इतना जितना अभी वर्चस्वशाली है धर्म की इतनी मान्यता है उस समय नहीं थी। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। आपको ज्ञात होगा कि मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं और मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सूती वस्त्र प्राप्त हुए हैं जो इस स्टेटमेंट को सही बनाते हैं, और कपास की खेती कहाँ? मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किया करती थी, मतलब एक ओपन इकोनॉमी का एग्जाम्पल थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों में शामिल थे। तो भारत में सिकंदर की सफलता के कारणों में, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल उसकी फौज, सिकंदर की फौज बिल्कुल बेहतर थी, पूरी दुनिया उसने विजय की थी। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी। हाँ, तो आम्बिक नाम के एक शासक की उसको सहायता मिली थी, इसी वजह से वो भारत में आने में सफल हुआ था, और वह बिल्कुल एक अच्छा प्रशासक था, तभी इतनी लंबे समय तक अपनी सेना को बांधे रखा था और पूरी दुनिया को उसने जीता था। वो तो एक जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छा प्रशासक था। तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत में अशोक की आस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रुम्मिनदेई स्तंभ जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। नेपाल का जो लुम्बिनी स्तंभ शिलालेख है उसी को रुम्मिनदेई कहा जाता है। इसमें ही दर्ज है कि अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की थी, तो यह उसके बौद्ध मत में आस्था के प्रमाण को एकदम स्पष्ट करते हैं। अगला है स्टेटमेंट है, लघु शिलालेख एक बौद्ध मत में अशोक की आस्था के अकस्मात आय परिवर्तन का प्रमाण देते हैं। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लघु शिलालेख 13 जो है, जिसमें कलिंग के युद्ध का उल्लेख किया गया है, वो ये बताता है कि उसके अंदर ऐसे अकस्मात परिवर्तन आए, वो खून इतना देख नहीं सका, तो उसने क्या कहते हैं अपने मतलब धम्म चक्र परिवर्तन, मतलब धम्म में परिवर्तन किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मिलान करने वाला सवाल है, चालुक्य, वातापी, होयसाल द्वार समुद्र, राष्ट्रकूट कहाँ? राष्ट्रकूट मलखेड़,
और काकती वारंगल, सॉरी। ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंशों को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की, तो यह स्टेटमेंट सही है। चंद्रगुप्त के जीवन में अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपनाया, बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन उस समय उनके गुरु थे? भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ मिलकर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अगला स्टेटमेंट है, अशोक उसका उत्तराधिकारी था, तो अशोक उसका उत्तराधिकारी नहीं था, बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला सवाल है, गुप्तकालीन मंदिरों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, इस काल में पंचायत शैली के मंदिर को छोड़ सभी मंदिर ईंटों से निर्मित थे, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इस समय बस खाली 2 मंदिर ईंटों से निर्मित थे, एक भीतर गांव का मंदिर और दूसरा कौन सा? सिरपुर का मंदिर। ये ईंटों से निर्मित थे, बाकी सभी मंदिर किससे निर्मित थे? पाषाण से निर्मित थे। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, भीतर गांव और सिरपुर के मंदिर को छोड़ सभी मंदिर ईंटों से निर्मित थे, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि ये दोनों मंदिर तो ईंटों से निर्मित थे, बाकी सभी पाषाण से निर्मित थे। अगला सवाल है, मंदिर का गर्भगृह चौकोर तथा वर्गाकार होता था तथा 2 ओर से प्रवेश द्वार बने होते थे, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इसमें 2 ओर से नहीं, बस खाली एक ही ओर से प्रवेश द्वार बना होता था, बाकी सब दीवारों से घिरे होते थे। अगला स्टेटमेंट है, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता था, तो यह स्टेटमेंट सही है। अगला सवाल है, ब्रह्मदेय अनुदान। ब्रह्मदेय अनुदान क्या होता था कि एक या तो जो राजा होता था या तो पूरा गांव या तो ग्राम की जो कुछ भूमि है वो ब्राह्मण समूह को दान दे देता था, तो इसी को ब्रह्मदेय कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्मदेय अनुदान, है ना। जो भूमि उसको या जो गांव उसको दान में दिया जाता था, यहाँ पर प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार किसको? ब्राह्मणों को प्राप्त हो जाता था। तो इसके स्टेटमेंट देखते हैं। इनके सृजन का तात्पर्य था राजा द्वारा राजस्व के वास्तविक और अथवा संभावित स्रोतों का त्याग। बिल्कुल, ये जो वास्तविक और संभावित स्रोत है उसका त्याग कर दिया, उस पर किसका नियंत्रण हो गया? ब्राह्मणों का प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण हो गया। ठीक है। अगला स्टेटमेंट है, ये अनुदान एक छोटे भूखंड से लेकर कई गांव तक के अंतर वाले हो सकते थे, तो यह स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। अगला है, अधिकांश अनुदान अस्थिर क्षेत्रों में दिए गए थे, तो यह भी सही है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय कब हुआ था? तो 833 से 836 ईस्वी तक। ठीक है। महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 571 से 630 ईस्वी तक। पारंतक एक द्वारा चौल सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 907 से 950 ईस्वी तक। इस समय चर्चा चली थी। भोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी के समय। तो इसी के तहत आप मिला लीजिए। पहले नंबर पर महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा पल्लव सत्ता की स्थापना हुई, दूसरे नंबर पर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना हुई, तीसरे नंबर पर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, फिर चौथे नंबर पर पारंतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप इसको मिला लीजिएगा। फिर जोड़े मिलाने वाला सवाल है, विक्रम संवत। विक्रम संवत कब? 58 BC। शक संवत 78 AD। गुप्त संवत कब आया? गुप्त संवत आया 320 AD में, और कलचुरी संवत आया 248 AD बचा हुआ। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है हमको बताना है। तो दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान क्या है? ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक, ये क्या है? गुलामों का विभाग था। ठीक है। दीवाने मुख्तराज बलबन के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये भू राजस्व विभाग था। ठीक है। दीवाने कोही किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था, दीवाने कोही। ठीक है। दीवाने कोही क्या होता था? कृषि विभाग था। और दीवाने अर्ज किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये बलबन के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। ये कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था दीवाने कोही, दीवाने अर्ज सॉरी। दीवाने कोही कृषि विभाग किसके द्वारा चलाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने मुख्तराज भू राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया, ये गुलामों का विभाग था। दीवाने अर्ज बलबन द्वारा चलाया गया, ये सैन्य विभाग था। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिर लोगों की धार्मिक प्रेरणा स्रोत होने के अतिरिक्त शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे, तो यह स्टेटमेंट जो सही हो जाता है। उस समय जो मंदिर होते थे, राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूस्वामी अर्जित करने वाली मतलब संस्था थी,
मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा संपत्ति, भू संपत्ति किसके पास होती थी? राज्य के पास। और दूसरे नंबर पे भू संपत्ति किसके पास हुआ करती थी? मंदिर के पास। मंदिर उस समय बस खाली पूजा या प्रेरणा स्त्रोत के स्थल ही नहीं, उसको छोड़कर मंदिर के पास क्या बैंक हुआ करती थी, ट्रेजरी हुआ करती थी, किले हुआ करते थे, है ना। और ये दरबार गृह हुआ करते थे, फिर उपवन हुआ करते थे, फिर मेला यहाँ पे लगा करता था। और जो विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, जैसे नृत्य हो गया, संगीत हो गया, इन सबके मंदिर संरक्षक हुआ करते थे। शिक्षा चिकित्सा का केंद्र हुआ करते थे। तो मतलब एक धार्मिक प्रेरणा स्रोत से बढ़कर वो बहुत कुछ थे मंदिर। तो ये पहला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, अकाल पड़ने पर अकालग्रस्त क्षेत्र में स्थित मंदिर अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान किया करते थे। ठीक है, तो किया करते थे। अगला है, मंदिर छोटे छोटे भूस्वामी होते थे। तो नहीं, छोटे नहीं, राज्य के पास सबसे बड़े भूस्वामी थे। तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। लेकिन वो सिंचाई व्यवस्था का विकास करते थे, ये सही हो जाता है। अगर इसमें छोटे छोटे भूस्वामी हटाकर बस खाली इतना लिखा होता कि मंदिर सिंचाई व्यवस्था का विकास भी करते थे, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका गलत हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में खलीफा, सुल्तान और इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च और वास्तविक मुखिया हुआ करता था। तो जो ये स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जो सुल्तान हुआ करता था उसकी मर्जी होती थी तो वो खलीफा की बात सुनता था, उसकी मर्जी नहीं होती थी तो वो खलीफा की बात नहीं सुनता था। तो खलीफा का इतना ज्यादा महत्व नहीं था कि वो पैगंबर के बाद वास्तविक मुखिया बन जाए। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि मुबारक खिलजी जो थे उन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है, सल्तनत कालीन सुल्तानों ने भारत में अरबी फारसी पद्धति पर आधारित शासन व्यवस्था प्रचलित की थी। तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहमनी राज्य के महमूद गवान द्वारा किया गया सुधार उपाय नहीं था? ठीक है, तो राज्य 8 प्रांतों या तरफों में बांटा गया था, तो यह था। अभिजातों को वेतन दिया जाता था तथा घोड़ों की सैन्य टुकड़ी रखने को कहा जाता था। तो यह भी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। भूमि का एक भूभाग खलीसा तरफदारों के खर्चों में रखा गया था। तो यह स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, या उसके द्वारा सुधार नहीं किया गया था। भूमि को मापा गया था तथा उस आधार पर भूमि कर तय किया गया था। तो ये भी महमूद गवान द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, नरसिम्हा सालू ने संगम वंश का अंत किया था तथा उसने राज्य सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। संगम वंश के मतलब उसमें कौन से वंश आए थे उस समय? संगम के बाद सालू आया, सालू के बाद तुलु आया, तुलु के बाद आरविडु आया। ठीक है, संगम, सालू, तुलु, आरविडु, ऐसे 4 वंश लाइन से आए। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, वीर नरसिम्हा ने अंतिम सालू शासकों को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तो यह भी सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है, वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मुगल काल में परवांची समाचार लेखक होता था जो राज्य के सारे समाचार से केंद्र को अवगत कराता था। तो जो परवांची होता था वो समाचार नहीं लिखता था। समाचार लेखक कौन होते थे? वाकिया नवीस। वाकिया नवीस समाचार लेखक हुआ करते थे। तो परवांची कौन हुआ करते थे? परवांची ऐसी आज्ञाओं को लिखा करते थे जिनका मतलब आज्ञा उन्होंने लिख दी, उसके ऊपर सम्राट की मुहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा जो लिखी गई आज्ञा थी उसका पालन करना आवश्यक हो जाता था, सम्राट उस पर मुहर लगाए चाहे ना लगाए। ठीक है, तो परवांची ऐसी आज्ञाओं को लिखने वाले अधिकारी थे जिसके लिए सम्राट की मुहर की आवश्यकता नहीं होती थी, और समाचार लेखक को वाकिया नवीस कहा जाता था। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, मुहतबीस प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था तथा शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। तो यह स्टेटमेंट जो सही हो जाता है। जो मुहतबीस था वो प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था तथा शरीयत के प्रतिकूल कार्यों को रोकता था। मतलब जो शरीयत में नहीं लिखा है वो नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? ठीक है, तो उनके वजीर ने उनको गद्दी से उतार दिया था। सही है, सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी जहांगीर शाह की। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट, वजीर ने उनको गद्दी से नहीं उतारा था, ना ही सीढ़ी से उतरते समय उनकी मृत्यु हुई थी। एक युद्ध में अब अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए थे जहांगीर शाह। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है, जो फर्रुख शेर उनका जो भतीजा था, सैयद बंधुओं की सहायता से उसने क्या किया, जहांगीर शाह को मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, तो जो सी स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। जहांगीर शाह का भतीजा कौन? फर्रुख शेर। किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से उसने अपने चाचा जहांगीर शाह को मरवा दिया और फर्रुख शेर खुद क्या कहते हैं गद्दी पर जाके बैठ गया।
फिर आपको पता होगा इसने अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान जारी किया था जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, फर्रुखियन ने। अगला क्वेश्चन है रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति। ठीक है, रिनेसांस मानवतावादी संस्कृति कहाँ प्रारंभ हुई थी? इटली में प्रारंभ हुई थी। इसमें क्या है, इसमें शास्त्रीय पुरातनता का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर? इटली में प्रारंभ हुई और शास्त्रीय पुरातनता का अध्ययन करती है। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्या है कि इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसने मानव जीवन पर धर्म के नियंत्रण के कम कर दिया था। तो यह स्टेटमेंट जो है सही है, इसने कम कर दिया था। इसका मानना था कि मानव स्वभाव बहुमुखी है। बिल्कुल। यह अच्छे आचरण से संबंधित था। हाँ, अच्छे आचरण से संबंधित था। इसने भौतिक संपत्ति, सत्ता और गौरव की आलोचना, गौरव मतलब जो प्रशंसा होती है उसकी आलोचना की थी। तो ऐसा उसने नहीं किया था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड डलहौजी के समय अवध का विलीनीकरण हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। बिल्कुल सही है। लॉर्ड लिटन के समय सेकेंड एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था, ना कि प्रथम। ठीक है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था लॉर्ड लिटन के समय 1878 से 80। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय ही 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें महारानी एलिजाबेथ को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो ऑकलैंड के समय में हुआ। ठीक है, ऑकलैंड के समय में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, और वेदांत सोसाइटी आदि की स्थापना की थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि वेदांत सभी का धर्म है। बिल्कुल। वे हिंदूवाद की सभी श्रेष्ठ परंपराओं को पुनः जीवित करने में विश्वास रखते थे। वे पश्चिम में महिलाओं की स्थिति से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। तो आप सभी को ज्ञात है आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने कभी भी आर्य समाज का विरोध नहीं किया। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। अगला है विनोबा भावे शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। पंडित जी, फिर जेपी, सभी इस मूवमेंट से जुड़े थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो ये बताना है। तो देखते हैं। एनी बेसेंट जी न्यू इंडिया इनका समाचार पत्र है, ना कि यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का है। बीजी तिलक जो है केसरी, हाँ ये सही है। बीजी तिलक केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पत्र है। और सूर्यनाथ बनर्जी ने मराठा नहीं था, बंगाली शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी में किसान भारत के विभिन्न हिस्सों में साहूकारों और अनाज व्यापारियों के विरुद्ध विद्रोह कर उठे। सही है। ठीक है, यह विद्रोह पूना जिले के सूपा गांव से शुरू हुआ था और फिर आगे बढ़ा। मई 1875 में बम्बई दक्कन में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने दुकानदारों पर हमले किए, बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घरों में आग लगा दी। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? ठीक है, तो सती प्रथा का उन्मूलन उन्होंने 1829 में किया राजा राम मोहन राय की मदद से। दास प्रथा का उन्मूलन उन्होंने नहीं किया है। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया गया था उनके द्वारा। ठगों के संगठित गिरोहों का उन्होंने दमन किया था। कर्नल स्लीमैन के मदद से कर्नल स्लीमैन को भेजा था ठगों के दमन के लिए 1830 में। इसके सिवा शैक्षणिक सुधार उनके द्वारा कुछ किए गए थे। शैक्षणिक सुधार कौन से? तो 1835 में उन्होंने मैकाले आयोग का गठन किया, शिक्षा से संबंधित था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की।
और ये गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ इंडिया बनाए गए थे, जो राष्ट्र मतलब क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का, जो राज्य के एकीकरण का जो सबूत देता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सबूत देता है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए। ठीक है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है, कारण पूछा गया है। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है। बिल्कुल, ये एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए क्या कहते हैं, ये पूर्व की ओर बहती है, एक कारण हो गया है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इसके मतलब पूर्व की ओर बहने का कारण नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन ये विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती हैं। अगला है, भूमि का ढलान मध्य भारत के पश्चिम की ओर है, तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। फिर बस खाली ये है कि एक रेखीय विभ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए पश्चिम नहीं पूर्व की ओर बहती है। ठीक है। और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, वो हिमालय, जो प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र है पूरा का पूरा, वो हिमालयी अपोहा तंत्र से ज्यादा पुराना है। ठीक है, हिमालय अपोहा तंत्र भी नया का है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय मतलब ग्रेट हिमालय में स्थित है, पूछ रहा है। तो माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय का पार्ट है, K2 है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है। धौलागिरी ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, नंदा देवी ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, और नामचा बरुआ भी ग्रेट हिमालयन का पार्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। हाँ, तो जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा अधिक है। उत्तर से दक्षिण जो है वो 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। अगला है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामी उत्तर माना जाता है, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। 82 डिग्री 30 मिनट कहीं कहीं लिखा होता है नैनी से गुजरता है, कहीं कहीं लिखा होता है मिर्जापुर से गुजरता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है इस क्वेश्चन के सही हो जाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुप्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित यहाँ पर किया था। इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था, नहीं लखनऊ अधिवेशन में, ये गलत हो जाता है। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था, नहीं, ये भी स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। तो बस खाली पहला स्टेटमेंट इसका सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो सूची में लाने वाला सवाल है, चटगांव शस्त्रागार का हमला किसने किया था, तो सूर्यसेन ने। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र, जतिन दास, गदर पार्टी के नेता कौन थे, लाला हरदयाल। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लोह अयस्क कोयला और कपास भार हास वाले कच्चे माल है। भार हास वाले कच्चे माल कौन से होते हैं, जिनके उत्पादन के समय इसमें कमी आ जाए तो वो उनको भार हास वाले कच्चे माल कहा जाएगा। ठीक है, तो जो कपास है इसके अंदर वो भार हास वाला कच्चा माल नहीं है, बाकी सब लोहा अयस्क और कोयला ये सब जो है वो भार हास वाले कच्चे माल है। ठीक है। अगला है, फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जिन्हें संसाधन सेवाओं अथवा परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, तो ये सही है, फुटलूज उद्योग उन्हें कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, जैसे हीरा उद्योग, डायमंड इंडस्ट्री। ठीक है। कंप्यूटर चिप उद्योग, ठीक है, कंप्यूटर चिप उद्योग, हीरा उद्योग, ये सब फुटलूज उद्योग के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का विकास बॉम्बे हाई पेट्रोलियम क्षेत्र की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ, तो ये गलत हो जाता है। इसका विकास जो प्रारंभ हुआ था वो सूती वस्त्र उद्योग के साथ, इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला है, बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश का विकास पायकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर करता है, तो यह जो है स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। ठीक है। अगला है, विभिन्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, गेहूं, जौ, मटर, गन्ना, कपास और चना रबी की फसलें हैं, तो गन्ना और कपास जो है वो रबी की फसल नहीं, खरीफ की फसल है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और जूट फसल खरीफ की फसलें, तो ये सही हो जाता है। तरबूज और खीरा जायद की फसलें हैं, तो सही हो जाता है। ठीक है। फिर सूची मिलाने वाला आ गया है, शंकुधारी वृक्ष टोंडा प्रदेश, पार्माफ्रॉस्ट का क्या है, चारागाह प्रदेश, बार बार अग्निकांड कहाँ पर होता है, टैगा प्रदेश में होता है, सर्वाधिक वर्षा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों के संबंध में कौन सी युग्म सही सुमेलित है, पूछा गया है। ठीक है। पहला है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, जिसको AW कहा जाता है, ये लिखा है कोरोमंडल तट, तो गलत है। ये कर्कवृत्त जो है हमारा, कर्कवृत्त
कर्कवृत्त के साउथ में प्रायद्वीपीय पठार पर। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार जो AW है वो पाया जाता है, ठीक है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW पश्चिमी राजस्थान में सही है। ध्रुवीय प्रकार E हिमाचल प्रदेश में सही है, ठीक है। तो ये जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, पेपर में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आवश्यक है? पहली दशा है नदी का आकार अधिक हो परंतु आयतन कम हो। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है, आकार और आयतन दोनों अधिक होना चाहिए। आकार आयतन दोनों अधिक। अगला है मुहाने के पास नदी का वेग मंद हो, सही है। अगला है मुहाने के पास ज्वार की तरंगे प्रबल हो, तो यह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, प्रबल नहीं निर्बल होनी चाहिए। सागरी तट और सागरी पेटे स्थायी हो, तो यह सही हो जाता है। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश कौन से देखो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कॉन्गो, फिर DRC, है ना, फिर युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स एंड इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जो है वो भूमध्य रेखा पर अवस्थित देश हैं। तो अब इसमें देख लेते कौन से हैं। ब्रुनेई मैंने आपको बताया, नहीं बताया तो ब्रुनेई नहीं है, कोलंबिया है, केनिया है, वेनेजुएला भी नहीं है। तो बस खाली 2 और 3 इसके अंदर जो है वो भूमध्य रेखा पर अवस्थित, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सौर धब्बे सूर्य के प्रकाश मंडल में दिखाई पड़ते हैं। सौर धब्बे तीव्र चुंबकीय गतिविधियों के केंद्र होते हैं, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सौर धब्बा की संख्या में आने वाले परिवर्तन से पृथ्वी पर आने वाले अवरक्त विकिरणों की मात्रा सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो यह स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है, ठीक है। सौर धब्बे स्थायी नहीं है और ये समय के साथ बनते व नष्ट होते रहते हैं, तो ये भी सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में पाई जाने वाली लुसाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये भारत में केवल मिजोरम में पाए जाते हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत है। इनका संबंध कॉकेशियन प्रजाति से है, तो भारत में केवल मिजोरम में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि मिजोरम में तो पाए जाते हैं, इसके साथ साथ में आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी ये पाए जाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है केवल होने की वजह से यहाँ पे। अगला है, इनका संबंध काकेशियन प्रजाति से है, तो यह भी गलत है, क्योंकि इनका संबंध मोंगोलाइट प्रजाति से है, मोंगोलाइट, ठीक है। इनमें खुले समागम से संबंधित स्वान मन की प्रथा प्रचलित है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर सही हो जाता है। इनके अंदर खुले समागम की स्वतंत्रता है, परंतु यदि लड़की का गर्भधारण हो जाता है तो पुरुष को भुगतान करना पड़ता है उसके लिए, जिसे ही स्वानमन कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पश्चिमी तटीय मैदान का भौगोलिक परिदृश्य रेलवे संजाल के निर्माण के लिए पूर्वी तटीय मैदान तुलना में अधिक अनुकूल है, तो ये जो है गलत है, प्रतिकूल है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार में रेलवे का अधिकतम सघन नेटवर्क है, तो यह स्टेटमेंट भी जो गलत है। प्रायद्वीपीय पठार में सघनता सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे है गंगा के मैदान में। अगला सवाल है कथन और कारण वाला। कथन है, समशीतोष्ण क्षेत्रों में लकड़ी काटने का काफी उन्नत है और बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है। यहाँ पे कारण दिया है, लकड़ी मुलायम होती है, लकड़ी काटने की प्रक्रिया भली भांति यंत्रीकृत है और फिसलन भरी बर्फ के साथ संचार का बढ़िया संजाल परिवहन को सुविधाजनक बना देता है, तो ये जो स्टेटमेंट दोनों सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि लगा के पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ये सब जो है महासागरीय धाराओं की जो उत्पत्ति होती है इसके बाह्य महासागरीय कारक है। 2 कारणों से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, एक आंतरिक, बाह्य महासागरीय, ठीक है, बाह्य महासागरीय कारक है। दूसरे कौन से होते हैं? इंटरनल, ठीक है। आंतरिक में क्या होता है? दाब, ताप, ये सब जो होता है वो आंतरिक होता है, ठीक है। अब बाह्य में वायु दाब और हवाएं हैं, तट की दिशा का तथा आकार है, उच्चावच भी है, पृथ्वी घूर्णन भी, सब बाह्य कारक है महासागरीय धाराओं का। तो ये चारों के चारों जो दिए हैं कारण, ये सही हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पर्वतीय भागों के वृष्टि ढाल के सहारे ऊंचाई के साथ वर्षा की मात्रा घटती है, तो ऐसा नहीं होता है, ऊंचाई पर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, लेकिन क्या होता है कि जो हवा होती है, हवा में नमी की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती रहती है, ठीक है। हवा में नमी हमेशा तो बनी रहेगी, वो बरसात गिराती जाएगी, जहाँ पे नमी खत्म हो जाएगी उसके बाद पर्वत की दूसरी तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाएगा।
तो यह स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है पर्वतीय वर्षा अन्य प्रकार की वर्षा की अपेक्षा दीर्घकालिक तथा अधिक विस्तृत होती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड तथा व्यवस्थित होती हैं। सही हो जाता है ये। पछुआ पवनें सर्वोत्तम विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है। हाँ जी हुआ है। ये पवनें गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर बहती हैं और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्ष भर वर्षा करवाती हैं। तो ये पूर्वी तट पर नहीं, वेस्टर्न तट पर, वेस्टर्न घाट जो होता है वेस्टर्न तट पर ही वर्षा कराती हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। अगला सवाल है मल्चिंग। मल्चिंग के बारे में पूछा गया है। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग होता है ये जो मृदा होती है, ठीक है, जो मल्च होता है, मल्च जो मृदा होता है, मृदा में जो कुछ सामग्रियाँ होती है उसकी जो परत बन जाती है मृदा के ऊपर, जो मिट्टी के ऊपर एक परत बन जाती है, लेयर, उसको ही मल्च कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मृदा होती है, ये जो परत होती है मृदा के ऊपर, ये मृदा की नमी को बनाए रखती है और मृदा का जो स्वास्थ्य और उर्वरता को बढ़ाती है। ठीक है। और खरपतवार को भी कम करने में मदद करती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इससे संबंधित है पूछा गया है। तो यह मृदा में नमी के वाष्पीकरण को कम करने में मदद करती है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है परिरेखा के सहारे पत्थर घास मिट्टी लगाकर अवरोधों का निर्माण किया जाता है। नहीं। या दूसरी पंक्ति में भिन्न भिन्न फसलें उगाई जाती, नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं भी गलत। यूट्रोफिकेशन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन है, औद्योगिक कचरों का निकास जो जल में शैवाल की वृद्धि के लिए वंचित पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाते हैं और इन शैवालों के मरे पर इसे खाने के लिए जीवाणु द्वारा ऑक्सीजन का अत्यधिक उपभोग किया जाता है, उसी को ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ठीक है, जनसंख्या समुदाय बनेगा, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा और पारिस्थितिकी तंत्र से भूदृश्य बन जाएगा। तो यह जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें सूची मिलान करना है। तो डोनेट्स ये कोयला क्षेत्र है और कहाँ पर है? तो डोनेट्स जो है वो यूक्रेन में है। ठीक है, और ये यूक्रेन और ये रसिया है, बॉर्डर में थोड़ा अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुजनेट्स है। ठीक है। लंका शहर आपको सबको पता है कहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, लंका शहर जर्मनी में है। लंका शहर से कोयला आया करता था बहुत। लंका शहर जो है अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो लंका शहर बहुत फेमस हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत बार लंका शहर आपको सुनने को मिलता है। सार कहाँ पर है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। अगला है मरुस्थल और देश का मिलान करना है। तो रब अल खली, रब अल खली कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में है। दस्तेलुत कहाँ पर? जो सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला जो मरुस्थल है, इसको रब अल खली कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर है ईरान है, यहाँ पर क्या कहते हैं? दस्तेलुत है। ठीक है। सोनोरन डेजर्ट कहाँ पर है? सोनोरन डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और गिब्सन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो डेजर्ट्स हैं उनके नाम आपको लाइन से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईरान का पठारी भाग, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। अतः क्या पूछा है इससे पहले ही देखा जाए। उपयुक्त में से कौन से किन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? ठीक है, तो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, जहाँ पर क्या कहते हैं वर्षा होती है, ठंडी में वर्षा होती है और गर्मी में शुष्क रहता है। नहीं सॉरी, गर्मी में वर्षा होती है, ठंडी में शुष्क रहता है। और यहाँ पर रसदार फलों की खेती आपको देखने को मिलती है। रसदार फलों की जहाँ पर खेती होती है वहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का विकास होता है। ठीक है, तो उसको ही मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहेंगे। तो ईरान के पठारी भाग में भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। मध्य चिली जो है वहाँ पर भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती भाग, यहाँ पर भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन भाग, यहाँ पर भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। ठीक है, मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु है। और ओरिनिको घाटी जो है, ओरिनिको रिवर की जो घाटियां है, वहाँ पे सवाना समतुल्य है। सवाना समतुल्य जलवायु। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ओरिनिको घाटी कहाँ पर अवस्थित है, ओरिनिको नदी कहाँ पर बहती है। ठीक है। अगला सवाल है मिलान करने वाला सूची। तो दाची-गामा अभ्यारण्य कहाँ पर है? JNK में। केवला देवी घाना कहाँ पर है? राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और पेरियार कहाँ पर है? केरल में। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है गर्म और आर्द्र होने के कारण
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता घटती जाती है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन मतलब कि अगर हम इन मतलब जो इंडस्ट्रीज का विकास करेंगे, इन इंडस्ट्रीज को लगाएंगे, तो जो पर्यावरण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, उसी को ही पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन कहा जाता है। तो उद्योग लगाने के लिए, तापीय विद्युत संयंत्र लगाने के लिए, नदी घाटी परियोजनाएं लगाने के लिए, अवसंरचना और तटीय विनियमन क्षेत्र लगाने के लिए, नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए, तो इन सभी के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी पर्यावरण को डायरेक्टली हिट करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ठोस कचरे के उपचार और निपटान के तरीके में शामिल है? तो एसटीपी को छोड़कर बाकी सभी इसमें शामिल है। एसटीपी लिक्विड कचरे के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं? ठीक है, तो ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह नहीं है, भोजन, आवरण एवं जल संसाधनों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा है, उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से हमेशा अधिक होती है, तो सही है, उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से हमेशा अधिक होगी, तभी हमको भोजन पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा, वरना भूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जैव विविधता के लिए संकट है? तो जैव विविधता के लिए प्राकृतिक वासों का नुकसान भी, आवासों का विखंडन भी, बाहरी प्रजातियों का आगमन भी, वानिकी भी और सह विलुप्तता भी, ये सभी जो है जैव विविधता के लिए संकट है। ठीक है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किस सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था? तो COP21 चल रहा था भाई साहब, COP21 चल रहा था। तो उसी समय 30 नवंबर 2015 को भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का निर्माण किया था। कौन सा सम्मेलन? पेरिस सम्मेलन। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वर्ष 1983 में प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को अपनाया गया था, तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। अगला है, तीसरी वन्यजीव कार्य योजना में वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित चिंताओं को मान्यता दी गई, तो यह स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, पूछा गया है। तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के तहत हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में हुआ, कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित है, सब जानते हैं इसको। ओजोन लेयर। कार्बन व्यापार क्या होता है? कार्बन क्रेडिट जो होती है लोगों की, उसके खरीद और बिक्री को ही कार्बन व्यापार कहा जाता है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल। मौसम की चरम दशा की बारंबारता और तीव्रता से खास सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, इसलिए सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो कारण भी सही है, दोनों कथन सही है, और कथन मतलब जो कारण है उसका सही व्याख्यान करता है। अब पॉलिटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? ठीक है, तो न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण नहीं करता ये। केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, ठीक है, तो इसको ही परिभाषित करता है स्पष्ट रूप से। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वाइसराय की शक्तियों को नहीं परिभाषित करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो जो भारत सरकार अधिनियम 1999 आया 1919, उसमें द्वैत शासन की शुरुआत हुई। इसमें उत्तरदायी सरकार, जो उत्तरदायी शासन होता है उसको स्पष्ट शब्दों में उसका उल्लेख किया गया। ठीक है, जो प्रांत होते हैं, प्रांत के विषयों को हस्तांतरित एवं आरक्षित ऐसे दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, हस्तांतरित विषय विधायिका को दे दिए गए तथा आरक्षित विषय गवर्नर के लिए आरक्षित रखे गए। अगला है, संविधान का प्रारूप जैसा विचलित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए। यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है, तो संविधान निर्माता सभा के विचार विमर्श से उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे जाता है? तो जो ये BR अम्बेडकर द्वारा ये उपयुक्त कथन कहा गया था, 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें DPSP पर चर्चा चल रही थी। तो DPSP की चर्चा के संदर्भ में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह जो लाइन, ये जो मतलब पैरा है, इसको कहा था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो उद्देशिका करती है, DPSPs करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज करते हैं। ठीक है,
अगला है भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ठीक है, यथा संशोधित मतलब संशोधन के बाद। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांति में और बिना शस्त्र इकट्ठे होने की स्वतंत्रता है, संपत्ति के अर्जन को खत्म कर दिया गया 19F को। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स ना हो गया, हमारा क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना है। ठीक है, तो हमको बोलने की आज़ादी होगी, जब हम बोलेंगे तो बाहर निकलेंगे, गुट बनाएंगे, है ना। फिर हमारा क्या कहते हैं, संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो हम कहीं घूमने जाएंगे तो हमको जगह पसंद आएगी, तो वहाँ हम निवास करेंगे, निवास करेंगे तो क्या होगा, निवास करने के लिए फिर हमको वहाँ पे रहने खाने की मतलब भोजन वोजन की व्यवस्था करनी होगी, तो उसके लिए हम व्यापार करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपने फंडामेंटल राइट जो है वो 19 वाले याद रख सकते हैं। अगला है मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ही जो कथन है वो सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य से उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है। उनको क्या कहते हैं, नॉन एनफोर्सिएबल है, उसको किसी भी आदेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, हाँ। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, ये सब न्यायालय के निश्चय से होगा कि इसको पालन करना है कि नहीं। अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी। सीएजी के संदर्भ, सीएजी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148 में। सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे न्यायपालिका के जज को। ठीक है, जज को। ठीक है, तो ये सही हो जाता है, आधा कथन दिया है। वह अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा, तो वो अपने पद से खत्म हो, उसका जो टेन्योर खत्म होने के बाद किसी भी और पोस्ट पर रिअपॉइंटमेंट के लिए योग्य नहीं है। तो ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि सीएजी जो है वो देश के अकाउंट्स देखता है, तो सरकार उसको अगर ऐसा होता रिअपॉइंटमेंट के लिए होता वो, तो सरकार उसको लालच देके कि हम आपको बाद में इस पोस्ट पर रिअपॉइंट कर लेंगे, फलानी पोस्ट दे देंगे, ऐसा लालच देके उसे अपने क्या कहते हैं अकाउंट्स क्लियर करवा सकती थी। तो इसीलिए संविधान में ऐसा प्रावधान रखा गया कि वो रिअपॉइंटमेंट के लिए मान्य नहीं होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है, सही है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, है ना। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा में राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, दहेज उन्मूलन कानून के ऊपर। दोनों ही सदनों में क्या कहते हैं, दोनों सदनों की क्या कहते हैं संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तो यह जो स्टेटमेंट है यह भी सही हो जाता है। ठीक है, 1978 में दूसरी ज्वाइंट सीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, गतिरोध उत्पन्न हो जाने के कारण, सॉरी। और तीसरी ज्वाइंट सीटिंग 2002 में आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत बुलाई गई थी। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग कब बुलाई जाती है? जब कोई सामान्य विधेयक आता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है, और संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा के पास दोनों के पास समान अधिकार है। ठीक है, और दोनों के पास समान अधिकार है। फिर उसके बाद जो सामान्य विधेयक होता है इस पर अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। और वित्त विधेयक जो कि धन विधेयक नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर भी ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, तो यह जो है यही सही नहीं है बस खाली, क्योंकि उसे भारत की किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार है, सरकार के पक्ष को रखने का उसके पास अधिकार है। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे, तो बिल्कुल ये राष्ट्रपति जो अवधारित करता है वही उसको पारिश्रमिक मिलता है। वह उच्चतम न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित होता है, हाँ, ये उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। वो भारत सरकार को सभी विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, हाँ, वो भारत सरकार का विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, वो लोकसभा या राज्यसभा की जो बैठक होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो क्या कहते हैं कमिटीज बनती हैं लोकसभा राज्यसभा में से, उनका उसका भी वो पार्ट हो सकता है, बस खाली वो वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? तो सामान्य प्रशासन समिति है, कृषि समिति है, शिक्षा समिति है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश की जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं। अगला है राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? ठीक है, तो अगर राज्य में दूसरे सदन की यानी अपर हाउस की स्थापना करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? राज्य क्या करेगा? राज्य एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है राज्य की, मतलब मान लो कि कहीं की सीट 400 है तो 400 की मेजोरिटी कितनी? 200 हो गई। ठीक है, 200 प्लस 200 की मेजोरिटी हो गई, प्लस जो वहाँ पे जो भी मतलब वहाँ जो विधानसभा में वोट दे रहे हैं उनका 2/3
उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, ये मेजोरिटी चाहिए। 200 मतलब 200 प्लस होनी चाहिए, मतलब इतने मेंबर होने चाहिए कि 200 प्लस निकल जाए और 2/3 भी हो जाए, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये 2/3 मेजोरिटी से एक पास करते हैं प्रस्ताव, प्रस्ताव पास करके आगे भेजते हैं संसद के पास। फिर संसद अगर सामान्य बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर देती है तो उस जो राज्य संबंधित राज्य होगा वहां पर एक अपर हाउस बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित जो विकल्प सी है वो सही हो जाता है। संबंधित राज्य के विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा अपर हाउस का निर्माण राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता, पहला ही सही है, ठीक है। सही है पूछा गया, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। ये स्थायी सदन है। इसके 1/3 मेंबर एवरी सेकेंड ईयर, रिटायर होते हैं, ठीक है। इसका जो चुनाव होता है ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। राज्य की जो मतलब जो राज्य होते हैं उनकी विधानसभा होती है, उनमें से अलग अलग लोग क्या कहते हैं इसके अंदर मत देते हैं, ठीक है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा इनका क्या कहते हैं मतदान होता है, चुनाव होता है। और हर दूसरे साल क्या कहते हैं नए जो एमपीज हैं अपॉइंट होते हैं, और 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं। इनका जो एमपी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर्स का होता है, ठीक है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल। अगला है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती नहीं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं, मैंने अभी आपको बताया था, उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने का अधिकार है, ठीक है। 90 नंबर का सवाल है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, कि घोषणा सभा पीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त 1954 को की गई थी। 1952 में राज्यसभा जो है अस्तित्व में आई थी। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी पूछा जाए तो 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। अगला स्टेटमेंट है, भारत में द्वितीय सदन का प्रारंभ भारत परिषद अधिनियम 1909 या माल्य मिंटो सुधार से हुआ नहीं, 1919 अभी हम डिस्कस करके आए हैं, उसके तहत हुआ, ठीक है, द्वितीय सदन का प्रारंभ। अगला सवाल है, जनहित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, जनहित याचिका प्रसिद्ध न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा शुरू की गई थी, तो यह सही है। अगला है, जनहित याचिका मामलों में न्यायिक औपचारिकता पूरी होने के बाद, तो जनहित याचिका जो होती है उसमें न्यायिक औपचारिकता का पूरा होना जरूरी नहीं है, तो जो इस सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अगला सवाल है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो न्यायिक पुनरीक्षण हमारे किस आर्टिकल में, आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 137 में क्या लिखा गया है जुडिशियल रिव्यू को लेके, कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या जो कार्यकारी आदेश है उसका निरीक्षण कर सकता है, उसको ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, ठीक है। और ऐसा अधिकार हाई कोर्ट को भी प्राप्त होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ। तो जो इसका ऑप्शन ए है, विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार ही न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। अगला सवाल है, भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान और कानून है? तो ये तीनों ही है। आर्टिकल 17 भारतीय नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। तो ये तीनों ही जो है वो SC/ST के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। एक मिनट जरा पानी पीना। सॉरी। अगला सवाल है, संविधान में 73वें संशोधन से निम्न में से कौन से उपबंध किए गए थे? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप सभी को पता है कि पंचायती राज से संबंधित है, तो उसमें कौन से प्रावधान किए गए थे हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से चुनाव करवाना, तो नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन, राज्य शासन द्वारा कार्यों का निगमन, नहीं। सब 29 विषय दे दिए गए थे तथा ये स्वायत्त थे अपने विषय के कार्यों को के निगमन के लिए, ठीक है। अगला है, राज्य वित्त आयोग का सृजन इसके तहत किया गया था। त्रिस्तरीय भारतीय संघ की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। 3 और 4 सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। कोई ऐसा निश्चित नहीं है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, जो बहुमत को पहले हासिल कर लेता है। मतलब 100 अगर वोट है टोटल मान लो, है ना, तो इसका 50% कितना होगा? 50। तो A, B, C 3 लोग अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो 50% इसको मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि
इसको 40 वोट मिल गए, इनको 30-30 वोट मिल गए, ठीक है। तो जीतने वाला 40 वाला जो होगा वो जीता कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास प्रतिशत का नहीं है, मतलब मतों का मान है, ठीक है। तो जो मतदाता है उनकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है। फ्रांस में क्या है, प्रतिशत का मान है, जो 51% वोट प्राप्त करेगा वही वहाँ पे राष्ट्रपति बन पाएगा, और अगर कोई 51% वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो वापस से चुनाव होगा, ठीक है। ऐसा फ्रांस में है, भारत में नहीं। अगला है, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं, संविधान में ऐसा बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है। ऐसा उन लोगों ने बना लिया है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद तो बहुमत के पास जाएगा, क्योंकि वोटिंग होगी तो बहुमत दल वाला बिल्कुल अपना अध्यक्ष बना लेगा, लेकिन जो उपाध्यक्ष होगा वो विपक्ष को जाना चाहिए। ऐसा लोग अपनी मर्जी से करते हैं, ना कि इसके अंदर लिखा हुआ है संविधान के अंदर, ठीक है। फिर ये सूची मिलाने वाला सवाल है, तो उच्च वेग मैक्स मैक जो होता है, एक प्लेन रेन की गति जो होती है मैक में आपी आती है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा की इकाई जूल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कथन और कारण वाला। कथन है भारत का राष्ट्रपति कथन ये है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो ये जो कथन है वो सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है हर 5 साल में, और ब्रिटिश का राजा वंशानुगत है, ठीक है। कारण है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो नहीं, भारत का राष्ट्रपति बस खाली नाम मात्र का प्रधान है, और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है, तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो कथन सही है और कारण गलत है, ठीक है। अगला है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, हमको पता करना है। तो आर्टिकल 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है, 42 CA से आया था, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, 44 UCC से संबंधित है। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये किससे संबंधित है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है, ठीक है। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि और पशुपालन है। नाइन्टी 99 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, औद्योगिक रोजगार यानी स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी जो है वो सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। अगला है, सूची मिलाने वाला सवाल है, संविधान की अनुसूचियां कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। तो चतुर्थ 4th शेड्यूल जो है राज्यसभा से संबंधित है। 6th शेड्यूल किससे, जनजातीय क्षेत्र से, ट्राइबल एरिया से। जो अष्टम है 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में जो भूमि सुधार के कानूनों को डाल दिया जाता था उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, ऐसा प्रावधान था। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट का बाद में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि जो 1978 के पहले जो 9 शेड्यूल में डाली गई विधियां हैं उनका तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा, लेकिन 1978 के बाद की जो विधियां 9 शेड्यूल में डाली गई हैं, क्योंकि फिर इसका बहुत गलत फायदा उठाने लगी थी सरकार। जो आरक्षण के लिए संशोधन होता था या कोई भी दूसरा कानून जिसको न्यायपालिका खत्म कर सकती है उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता था, तो ऐसा प्रावधान ही खत्म कर दिया गया, ठीक है। सूची मिलाने वाला सवाल है, कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का क्या कहते हैं पेनिसिलिन की खोज की थी। डार्विन ने विकास के सिद्धांत को दिया है, जो सब जानते हैं। और मैडम क्यूरी ने रेडियम का पृथक्करण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो ऊनी वस्त्र बिल्कुल हमें गर्म रखते हैं, ठंडी जब पड़ती है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं और वो हमको गर्म रखते हैं, ठीक है। कारण है, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ऊनी जो रेशे होते हैं वो प्रोटीन के तो बने तो होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो ऊष्मा का कुचालक नहीं होता है। ऊष्मा का कुचालन कैसे होता है ऊनी वस्त्रों में, जब हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो बीच में जो हवा होती है वो फंस जाती है, ठीक है। तो उस हवा के कारण जो होता है वो ऊष्मा का कुचालन होता है, ना कि किसी प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। तो जो कारण है वो गलत हो जाता है, कारण गलत हो जाता है, कथन सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम से क्या तात्पर्य। एटीएम एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, तो इसका फुल फॉर्म ये हो जाता है। अगला है, परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है कि दो अणु आके जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो हीलियम बनता है। तो संलयन जब संलयन हो रहा है तो सूर्य क्या होता है, जो सूर्य होता है वो जल रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का संलयन होकर हीलियम बन रहा है,
तो सूर्य से हमको ऊर्जा मिल रही है। हमारी पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है? पृथ्वी के अंदर विखंडन भी हो रहा है, दो अणु टूट रहे हैं, ठीक है, दो अणु का टूटना विखंडन कहलाता है। तो पृथ्वी का जो अंदर है, ठीक है, जो कोर है, वहां पे विखंडन भी हो रहा है और संलयन भी हो रहा है, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी का जो आंतरिक तापमान है वो जो कोर का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, जो सूर्य की सतह का तापमान है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो जो फ्रिज होता है, फ्रिज क्या होता है, आर्द्रता को कम कर, फ्रिज की जो आर्द्रता होती है, फ्रिज की आर्द्रता बहुत कम होती है। तो जो बिस्किट होता है, बिस्किट सील गए यानी उसके अंदर अतिरिक्त नमी आ गई है, तो जब हम उसको फ्रीजर के अंदर रख देंगे तो उस अतिरिक्त नमी को फ्रिज जो होगा वो अवशोषित कर लेगा, सोख लेगा, जिसके कारण बिस्किट फिर से कुरकुरे हो जाएंगे। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग होता है, सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, ठीक है, सी की कमी से मसूड़ों में खून आता है, विटामिन ए की कमी से गठिया रोग नहीं होता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसमें हमको रात में कम दिखाई देता है। फिर विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो सी इसमें जो है वो गलत है और ए बी डी जो है वो सही है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड? अगला क्वेश्चन है, आप बताएंगे डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो एसिड नहीं बनाता है? ऑप्शन है एडिनिन, टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो जो टायरोसिन है, टायरोसिन जो है वो क्या कहते हैं, डीएनए में उपलब्ध जो एमिनो एसिड नहीं है, ठीक है। तो ये जो एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन है, ये तीनों तो एमिनो एसिड बनाते हैं, लेकिन जो टायरोसिन है ये एमिनो एसिड नहीं बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मैग्नीशियम आतिशबाजी के लिए होता है, यूरेनियम एक प्रकार का परमाणु बम है, ठीक है। सिल्वर क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर नहीं, टंगस्टन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन होता है, ना कि सिल्वर। गैल्वेनीकरण जिंक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एस्कार्बिक एसिड नींबू में होता है, माल्टोज में माल्टोज से माल्ट बनता है। जो क्या कहते हैं, जो हमारे अनाज होते हैं, अनाज को हम क्या कहते हैं, भिगो के रख देंगे, भिगोने के बाद जब वो सूखेंगे तो जो उससे प्राप्त होगा उसी को माल्ट कहा जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड दही से नहीं प्राप्त होता है, दही से प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड। फॉर्मिक एसिड लाल चींटों से प्राप्त होता है, ठीक है, लाल चींटों में फॉर्मिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सूखी बर्फ मतलब जो ड्राई आइस होती है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल। सेविन जो होता है कीटनाशक होता है ना। जो टेफ्लोन होता है फ्लोरोनी युक्त बहुलक होता है, ठीक है। फ्लोरीन फ्लूओरोनी युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन है यही जो उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी आंखों में तीव्र प्रकाश होगा तो हमको आंख नींद नहीं आएगी, तो अवांछनीय होता है, बिल्कुल सही है। अगला है, तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। नहीं, जब तीव्र प्रकाश होगा तो मेलाटोनिन का उत्पादन कम हो जाएगा और हमको नींद नहीं आएगी। मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक हो, अगर आपको नींद की समस्या और नींद ना आती हो तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोया कीजिए। आप बिल्कुल कमरा में एकदम अंधेरा कर दीजिए और 10 मिनट की आंखें बंद कर दिए, एकदम आपको नींद आ जाएगी, मेलाटोनिन एकदम हाई मात्रा में रिलीज होगा, ठीक है। तो कारण गलत है, कथन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है, मतलब फैलने वाली, ठीक है। तो फूट और माउथ रोग है वो संक्रमणीय है, वायरस के द्वारा फैलता है। एंथ्रेक्स भी है वो संक्रमणीय है, किसके द्वारा फैलता है? बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस नामक वायरस से फैलता है। ब्लैक क्वार्टर किसके अंदर होता है? ये भी संक्रमण बीमारी है, भीड़ों में होती है। और काउ पॉक्स जो काउ में होती है वो भी क्या कहते हैं, एक प्रकार की संक्रमणीय बीमारी है जो अभी बहुत चर्चा में रही थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो धान में खैरा रोग होता है, ना कि उकटा, ठीक है। तो ये जो उकटा रोग होता है क्या होता है? उकटा होता है पौधों की पत्तियों में, इसमें जो पत्तियां होती है पौधों की वो सूखने लगती है, ठीक है, उकटा रोग में। ये मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों में होता है, जैसे अरहर, चना और गन्ना, ना कि धान में, ठीक है। तो यही जो है वो गलत सुमेलित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल सूची सुमेलित करने वाला है। इसमें सूची वन में टेस्टेस्टेरोन है। टेस्टेस्टेरोन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कोडीन क्या है? कोडीन एक प्रकार का बेहोशी का ड्रग है। क्रुचुक क्या है? क्रुचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजिनॉल क्या है? लौंग का सुगंधित तेल, लौंग से जो सुगंधित तेल निकलता है उसे यूजिनॉल कहते हैं। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो अमृत सेन ने वस्तु उन्मुख नहीं जन उन्मुख होना चाहिए ऐसा बताया था। उन्होंने कहा था कि जो अर्थव्यवस्था है वो जन उन्मुख होनी चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। तो इनमें से ये 3 जो है वो सही है और जो पहला है वो गलत है, ठीक है, वो उनका सुझाव नहीं था। अगला है सूची को सुमेलित करने वाला सवाल है, ईयर्स दिए हैं तो इसको ऐसे देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? 2005 में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1995 में। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई? 2001 में, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और इनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। तो गरीबी हटाओ कब? 1971 में इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969, ठीक है, 14 बैंक का। हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ था। तो सबसे पहले हरित क्रांति आई, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, ठीक है। नियोजन पूर्व प्रेक्षित समझा गया, ठीक है, नियोजन पूर्व प्रेक्षित समझा गया। तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, विकास के लाभ स्वरूप में विस्तृत करने के लिए, आंचलिक विषमताओं को दूर करने के ध्यान केंद्रित करने के लिए, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम बनाने के लिए, ठीक है। ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज क्या चीज है? तो ई ब्रिज सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार है, ई ब्रिज, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 7 जलवायु क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 9 है, सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया था, सही है। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से नहीं, नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से नहीं, मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। तो 1 2 3 सही है, ठीक है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। तो वैश्विक गांव की जो संकल्पना है वो परिवहन और संचार के विकास से आधारित है, कि जो परिवहन और संचार रोड से जो सब गांव को जोड़ दिया जाए तो वैश्विक गांव बन जाएंगे वो, ठीक है। अगला है ISO 14001 क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उपादान में कमी करना आवश्यक नहीं है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। भारत एक विकासशील देश है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत में प्रथम EPZ की स्थापना 1965 में हो गई थी, सही है। स्पेशल इकोनॉमिक भारतवर्ष में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति बनाई गई थी 2000 में, ठीक है। वडोदरा पटोला सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, हाँ जी। मध्य प्रदेश में पन्ना सोने के खाने के लिए नहीं, पन्ना हीरे के खाने के लिए। गाना है, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना हीरा के लिए, ठीक है। अगला है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो शीर गणना विधि, कैलोरी ग्रहण, पारिवारिक उपभोग व्यय और पर प्रति व्यक्ति आय का नहीं किया जाता, ठीक है। अगला है, अभी का कथन और कारण है। कथन है, नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, जी। जहाँ पे ज्यादा औद्योगिकरण होगा वहाँ पे ज्यादा नगरीकरण होगा। आप चाइना का एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला है, विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है। तो ये कथन भी एक सही है। जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पे नगरीकरण बहुत ज्यादा तेजी से नहीं हो पाता है, धीरे धीरे नगरीकरण होता है। जैसे भारत का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भारत अभी भी गाँव में बसता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या कहते हैं, कारण सही नहीं है, कारण नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, भारत में नगरीकरण का स्तर चीन से काफ़ी नीचा है, ठीक है। तो सही है। भारतीय नगर कम नियोजित हैं। तो ये भी जो क्या कहते हैं, ये भी सही है, कम नियोजित है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम था, ठीक है। तो चंडीगढ़ में साक्षरता दर कितना? 86% था। दादर नगर हवेली में 76% था। दमन दीव में 87% था। लक्षद्वीप में 91% था। तो सबसे कम किसमें? दादर नगर हवेली में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित 4 जिलों की औसत साक्षरता दर का सही क्रम अवरोही क्रम क्या है? तो GTB नगर में औसत साक्षरता दर कितनी? 80% के आसपास। कानपुर नगर में 79.7%। औरैया में कितनी? 78.9%। और गाजियाबाद में कितनी है? तो गाजियाबाद में क्या कहते हैं, कम है, ज़्यादा है। तो इटावा में, इसके बाद नीचे वाले देख लेते हैं। तो इसमें GTB से 80%, कानपुर नगर 79.7, औरैया 78.9, इटावा में कितना है? तो 78.4। तो ये सही क्रम है।
दिया हुआ। वर्ष 2011 की जनगणना निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना में किस में कमी आई है? तो आप अगर आप 2011 की जनगणना देखेंगे तो नागालैंड में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी -0.6% थी, नेगेटिव थी, ठीक है। तो नागालैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सूची सम्मिलित करने वाला। तो कैलाश मेला आगरा में लगता है, नौचंडी मेला मेरठ में, कलिंजर मेला बांदा में, सोरो मेला एटा में, ठीक है। अगला है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान आगरा में नहीं है, कानपुर में है, ठीक है। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है, खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। अगला है धीरज ने संदीप से कहा मेरी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। तो धीरज की माँ संदीप से, तो ये धीरज बना लेते हैं भैया, धीरज हो गए हमारे, ये हो गए हमारे संदीप, दो लोगों की बात कही है। तो धीरज ने संदीप से कहा, ठीक है, कि धीरज की माँ, मेरी माँ, धीरज की मॉम, ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री, मतलब संदीप की माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। तो ये धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित हुई? तो संदीप को थोड़ा ऊपर ले आओ, इकलौती पुत्री है तो ये पुत्र हो गए इनकी माँ के, ठीक है। तो ये इनसे क्या, ये इनकी बहन हो गई। तो क्या पूछा गया, धीरज की माँ संदीप से कैसे संबंधित है? तो बहन से संबंधित है, ठीक है। 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना भैया। 100 को जो विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग हमको बताना होगा। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है। तो 100 को विभाजित करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा नहीं, 7 करेगा नहीं, 8 करेगा नहीं, 9 करेगा नहीं, 10 करेगा। फिर उसके बाद 10 से 11 से लेकर 19 तक आप देखेंगे तो कोई 100 को विभाजित नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट 20 करेगा। फिर 21 से 24 नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट 25 100 को विभाजित करेगा, पूर्णतः जीरो जो देते, ठीक है। 25 के बाद सीधे 50 करेगा, 50 के बाद 100। अब इनको जोड़ लिया जाए तो जोड़ने पर 100, 50, 150, ये 175, ये हो गया 180, ये हो गया 200, 210, 214, 14, 216, 17, 217, आंसर है 134 का आंसर डी, ठीक है। अगला सवाल है एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है, कितने? 3 मिनट विलंब से, ठीक है। और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 मिनट विलंब होती जा रही, ठीक है। बताइए कि वह रेलगाड़ी कितने, अरे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है। बताइए कि वह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते बाबू, 60 मिनट में 3 मिनट पहले से विलंबित है, तो 57 मिनट अभी विलंब होना और बाकी है। अब से 1 3 सेकंड क्या कहते हैं, विलंब हो रही है ना। तो निकाल लो, 1/3 गुणा 57 गुणा 60, ठीक है। 3 दूनी 6, 20। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो 0 1, 7 दूनी 14, 4, हाथ से लगा 5 10, 11, 11 40 मिनट, 11 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जब संख्या x को, संख्या क्या है x, कहाँ लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, संख्या x को उसकी अगली संख्या से गुणा किया जाता है। संख्या x के बाद अगली संख्या क्या होगी, x+1। मान लो कोई संख्या 2 है तो उसकी अगली संख्या क्या होगी, 2+1, ठीक है। 2+1 3 हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल कितना, 1260 प्राप्त होता है बाबू, 1260 प्राप्त होगा। अब x को अंदर ले जाओ, x को अंदर ले जाएंगे, x², ये भी x² प्लस x, 1260 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1260। अब दो संख्या ऐसी हमको ढूंढनी है, ठीक है, जिनका गुणा करने पर 1260 है और घटाने पर 1 आए, ठीक है। तो 1260 का गुणनफल करेंगे तो 36 और 35, 36 गुणा 35 करेंगे तो 1260 आएगा, और 36 में से 35 घटा देंगे तो 1 उत्तर आ जाएगा। तो लिख लो x² प्लस बड़ी संख्या 36x माइनस 35x माइनस 1260 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लो, x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो x+36 बचा अंदर, यहाँ पे 35 कॉमन ले लो, -35, अंदर क्या बचा, x+36, ठीक है। तो x -35 एक बन गया जोड़ा, एक जोड़ा बन गया x+36। अब 36 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो अमान्य है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। जब संख्या x को संख्या y में जोड़ा जाता है तो योगफल 106 प्राप्त होता है। तो x प्लस वाई क्या होगा बाबू, 106। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 35, प्लस वाई इज इक्वल टू 106। अब 35 उधर जाएगा, माइनस करेंगे, 106 माइनस 35, 106 माइनस 35 करेंगे कितना, 71। 71 ही सवाल का उत्तर है, देखो ऑप्शन में दिया है जी, 71 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है स्वप्न का जैसा संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वप्न का विरुद्धार्थी वास्तविकता होगा, तो मिथ्या का विरुद्धार्थी क्या होगा, सत्य। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जवाब दें कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो कथन क्या है, क्या बहुत से त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये कथन है, क्या बहुत से त्योहारों की छुट्टियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क क्या दिए गए हैं, तर्क है हाँ, यह व्यापार और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।
तो ये दो तर्क मजबूत बैठता है। अगर ज़्यादा त्योहार की छुट्टियां होंगी तो अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित होगी, व्यापार प्रभावित होगा, छुट्टियां रहेंगी। और अगर त्योहार की छुट्टियां नहीं रहेंगी तो बाजार खुला रहेगा, अर्थव्यवस्था खुली रहेगी, तो अर्थव्यवस्था उसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा, ज़्यादा जीडीपी आएगी। तो ये तर्क सही बैठता है। दूसरा तर्क क्या है, नहीं लोगों की धार्मिक भावना प्रभावित होगी। जी, अगर त्योहारों की छुट्टी, अगर हम ईद की छुट्टी को कम कर देते हैं, दिवाली की छुट्टी को कम कर देते हैं, तो बुरा तो लगेगा लोगों को, भावनाएं आहत तो होंगी। तो दोनों स्टेटमेंट जो दोनों ही तर्क हैं वो बहुत मजबूत बैठते हैं। तो तर्क एक और तर्क दो दोनों मजबूत हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल में केवल हिरन और मोर रहते हैं। ठीक बाबू, हिरन और मोर। जंगल में पैरों और आंखों की कुल संख्या, पैर मतलब लेग, कितनी है? 100। आंखें कितनी है? आइस 60। ठीक है। तो जंगल में हिरन और मोर की संख्या बताना है। तो हिरन की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। मोर की कितनी आंखें होती हैं? 2 आंखें होती हैं। और आंखों की टोटल संख्या कितनी है? 60, है ना। तो 2 प्लस 2, 2 इसमें से क्या कहते हैं, कॉमन ले लिया, एच प्लस एम इज इक्वल टू 60। 2 सर गया तो भाग हो जाएगा, तो एच प्लस एम क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पे एक इक्वेशन हमको 30 मिल गई। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब पैर की संख्या निकालो भैया। हिरन के 4 गोड़ होते हैं, मोर के 2 गोड़ होते हैं। दोनों की वैल्यू कितनी? 100 दी है। ठीक है। अब इसको करो, कॉमन निकालो। इसके अंदर से क्या कॉमन निकालोगे बताओ? 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है। 2 कॉमन निकाल के सामने भाग दे दिया तो 50 बचा। और यहाँ पे कितना बचा? एच की वैल्यू 2 बच गई, 2 एच बचा है क्योंकि 2 कॉमन ले लिया था, और एम एक ही बचा है। और 100 को 2 से भाग दिया तो 50 बचा। ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास प्राप्त हो गया। अब आओ दोनों को रख दिया जाए। 2h प्लस एम इज इक्वल टू 50 और h प्लस एम इज इक्वल टू 30। अब इस पूरे इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो, तो ये माइनस हो गया, है ना। अब माइनस हो गया तो 2h में से 1h गया, कितना? 1h बचा। m और m कट गया। h इज इक्वल टू 50 में से 30 गया, 20 बचा। h इक्वल टू 20 बचा। अब 20 ऊपर किसी भी इक्वेशन रख दो, यहाँ पे h इज इक्वल टू 20 रख दो, प्लस m इज इक्वल टू 30। तो m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 30 में से 20 गया, 10। तो मोर की वैल्यू 10 प्राप्त हो जाएगी। तो 20 हिरन है, 10 मोर है। देखो, 20 और 10 आंसर आ गया। अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से भिन्न है। तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर मुगल से संबंधित है, और जो अशोका है वो मौर्य वंश से संबंधित है, तो अशोका अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार जीएस के जो सवाल होते हैं हमारे समाप्त होते हैं। अब हम हिंदी की ओर बढ़ेंगे। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अश्रु। निम्नलिखित में से आंख का तत्सम रूप कौन सा है? आंख का तत्सम रूप है अच्छी। ठीक है, अच्छी। अगला सवाल है, इनमें से सौत का तत्सम रूप कौन सा है? तो सपत्नी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम अगर इसमें अगर देखा जाए नहीं है तो नेह, नेह तत्सम नहीं है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो हरिद्रा। अगला सवाल है, खंडहर का तत्सम रूप कौन सा है? खंडग्रह। चना शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? चणक। पत्थर शब्द का तत्सम क्या है? पत्थर शब्द का होगा प्रस्तर। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव इसमें कौन सा है? 3 तद्भव है। कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो राजा जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। अगला सवाल 151 नंबर का, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य छानना है, तो पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें। ठीक है, जो है अशुद्ध है। शुद्ध वर्तनी इसमें देखनी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी? अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं कर देना। ठीक है, तो अनधिकृत जो है इसमें शुद्ध वर्तनी है। निम्न में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण वाक्य पहला ही है, निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। ठीक है। अगला है, 154 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य होगा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये शुद्ध वाक्य है। शुद्ध शब्द कौन सा इसमें? तो निर्भर, ये होता है कृपया, दवाइया। ठीक है। चिन्ह, चिन्ह। ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, शुद्ध वाक्य है। फिर शब्द की सही वर्तनी है, कौन शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? तो सौंदर्यवर्धक। ठीक है, ये गलत हो गया, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। सौंदर्यवर्धक, वर्ता इसमें दा नहीं आ रहा, तो भी गलत हो गया। ठीक है। अगला 160 नंबर का, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैं अपनी बात से के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये शुद्ध वाक्य। ठीक है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाएगा। जो वो शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं यौगिक।
निशीथ के उपयुक्त अर्थ है, निशीथ का है अर्धरात्रि का समय जो होता है उसको निशीथ कहा जाता है, ठीक है। जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दमनीय कहा जाएगा। संध्या और रात्रि के बीच के समय को क्या कहा जाएगा? संध्या और रात्रि के बीच के समय को गोधूली बेला कहा जाएगा। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाएगा? औरस। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए एक शब्द कौन सा है इसके अंदर से? शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा होती है उसको महावट कहा जाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ होता है, ठीक है, उसको अन्योदर कहा जाता है, ठीक है। जो किए गए उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ। परित्यक्ता शब्द के लिए दिए गए वाक्यों में कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाती, ठीक है। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो अनृत रित, ठीक है। सृजन का विलोम क्या होगा? संहार। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। अनंत का विलोम क्या होगा? अंत। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट। कौटिल्य का विलोम क्या होगा? आर्जव। द्युति का विलोम क्या होगा? अंधकार। प्रसारण का विलोम क्या होगा? आकुंचन। वैमनस्य का विलोम क्या होगा? सौमनस्य। अधम का विलोम क्या होगा? उत्तम। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यायवाची समूह सही है उसका चयन कीजिए। तो पतोहु, बहु, वधु, पुत्रवधु ये एकदम सही है, ठीक है। पत्र पत्थर तो नहीं हो पाएगा, पथ पानी भी नहीं हो पाएगा, पत्ता पति पति भी नहीं, सब गलत ही है, शुरू में पता चल जाएगा। सरस्वती के चार चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? तो सरस्वती की इसमें भामा जो है वो गलत है, ठीक है। मृगधर शब्द पर्यायवाची है किसका? चंद्रमा का। चंद्रमा को मृगधर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर जो है पताका का पर्यायवाची नहीं है। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्दावली कौन सी है? तो शेर, ठीक है। दूध का पर्याय क्या है? अमृत, ठीक है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? शार्दुल। कौन सा शब्द किरण किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विभावरी। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कांतार। पति का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? वल्लभ। विशेष शब्द है इसमें से कौन सा? तो सीताराम जो है विशेष शब्द है। चारित्रिक विशेषता शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चरित्र। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण। कृपया मेरी थोड़ी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो परिणाम परिमाणवाचक, ठीक है। परिमाण बता रहा है कितनी मदद। कमीज का रंग नीला है, इसमें विशेष से पहचानिए, तो विशेष क्या होगा? कमीज, ठीक है। नीला रंग विशेषण है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष से कौन कौन है? ठीक है, घर, आदमी और वस्त्र, ठीक है, जो होंगे विशेष से होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है ये बताना है। तो अनासक्ति जो है वो विशेष है। क्रिया विशेषण अवयव चुनना है, तो अधिक मत बोलो क्रिया विशेषण है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द है, तो संकेतवाचक, ठीक है, संकेत बता रहा है। कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है? तो कुछ जो है वो समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। इसके साथ टेस्ट श्रृंखला 4 हमारी समाप्त होती है। सुनने के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।